यस। महिला पतंजलि ऑनलाइन योग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे सम्मानित जो ज्ञानवर्धक कक्षा के वक्ता हैं वो उपस्थित हो चुके हैं, जिन्होंने आधुनिक कॉरपोरेट जीवन से आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन की ओर प्रेरणादायी यात्रा की है। और योगाचार्य श्री दिव्य प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं। आपने लगभग 18 वर्षों तक HCL, सिटी बैंक, पोलरिस तथा एरिक्सन जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात आपने आध्यात्मिक जीवन को अपना लक्ष्य बनाते हुए कॉरपोरेट जगत का त्याग किया और भारतीय कृषि परंपरा के अध्ययन एवं साधना का मार्ग अपनाया। वर्ष 2011 में आपने गुरुकुल आचार्य महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में प्रवेश लेकर प्राचीन वैदिक ज्ञान, प्राकृतिक जीवन शैली, आयुर्वेद, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, ध्यान और महर्षि गौतम के न्याय दर्शन तथा गर्भाधान संस्कार जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। वे प्रमाणित न्यूट्रिशनिस्ट तथा योगा अलायंस से प्रमाणित योग मास्टर में भी आपने डिप्लोमा किया है। आज आपका विषय है पेट के रोगों का प्राकृतिक उपचार। इस सत्र में आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार से सही आहार, संतुलित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर पेट से जुड़ी अनेक समस्याओं से बचा जा सकता है और स्वस्थ निरोगी जीवन जिया जा सकता है। आइए हम सभी आपका स्वागत करते हैं श्री दिव्य प्रकाश जी का, और आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने अमूल्य ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय दिव्य प्रकाश जी। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम। दीपन जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेट के रोग। तो सबसे पहले ये मैं बता देना चाहूंगा, आयुर्वेद की दृष्टि में पेट के रोग क्या हैं। तो आयुर्वेद कहता है, मेरी आवाज सभी को मिल पा रही है जी। जी? तो आयुर्वेद कहता है कि पेट के रोग ही समस्त रोगों की जननी है। अगर पेट खराब है तो आप कोई ना कोई अन्य रोग अवश्य होगा, और पेट अगर ठीक है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो यानी कि पेट का ठीक होना सबसे महत्वपूर्ण है। ब्लड सर्कुलेशन यहीं से होकर नीचे की तरफ जाता है, तो पेट का ठीक रहना सबसे महत्वपूर्ण है। पेट में समस्या क्या आती है, इसे समझ लेते हैं। तो परमात्मा ने हमारे शरीर के भीतर जो आंतें दी हैं, ये लगभग लगभग 15 फीट लंबी हैं। और आंतों का काम क्या होता है कि जब हमने भोजन किया, उस भोजन को आगे की तरफ बढ़ाना। और जैसे जैसे आंतें भोजन को आगे की तरफ पुश करती हैं, भोजन का जो न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब होता चला जाता है आंतों के द्वारा। और लास्ट में, अंत में क्या बचता है? मल बचता है। उस भोजन से सारा अच्छा पदार्थ निकल गया, और जो वेस्टेज है, जो मल है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसीजर में लगभग लगभग 24 घंटे का समय लगता है। आपने कुछ भी खाया तो लगभग पूरी तरह से उस भोजन से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने में और मल द्वार तक पहुंचने में लगभग 24 घंटे या इससे कम समय लगता है। ज्यादा समय नहीं लगता, इससे कम ही लगता है। अब दिक्कत क्या होती है? पेट के रोग कहाँ से शुरू होते हैं? ये जो हमारी आंतें हैं, इनका स्ट्रक्चर परमात्मा ने कुछ इस तरह का बनाया है जैसे तरंग चलती है। तरंग कैसे चलती है? इस तरह से चलती है, लहरों की तरह। तो आंतें भी इसी तरह से काम करती हैं। आपने कुछ भी खाया, ये जो आंतें हैं कभी सिकुड़ेंगी, कभी फैलेंगी, कभी सिकुड़ेंगी, कभी फैलेंगी, और इस तरह से भोजन को आगे की तरफ पुश करती चली जाती हैं। अगर आपकी आंतें इस तरह से कार्य कर रही हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। परंतु किसी कारणवश आंतों की ये मूवमेंट धीमी हो जाती है या बहुत तेज हो जाती है, तो उस कारण क्या होता है, आप जो भी भोजन करेंगे वो शरीर में सही से कार्य नहीं करेगा, न्यूट्रिशन नहीं देगा। और 99% जो समस्या है वो क्या है? आंतों की ये जो प्रणाली है ये धीमी होती चली जा रही है। तो आंतों में मल, भोजन लंबे समय तक बैठा हुआ है, जिसके कारण गैस बनती है, जिसके कारण भोजन सड़ता है, जिसके कारण एसिडिटी और पित्त की समस्याएं बढ़ रही हैं। और ये जो आंतों का मूवमेंट है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आंतों के भीतर जो चिकनापन है वो खत्म हो गया।
ये आंतें जो सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इनकी इलास्टिसिटी के कारण। और इलास्टिसिटी कैसे बनती है? चिकनेपन के कारण। और ये चिकनापन खत्म हो रहा है, जिसके कारण आंतें धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही हैं। तो जो भोजन इनमें से पास होना था वो सही से पास नहीं हो रहा। इसी को आयुर्वेद में कहा गया संग्रहणी, यानी कि अंग्रेजी में आईबीएस। ये जो बाउल मूवमेंट है, ये जो बाउल मूवमेंट है, आंतों की जो मूवमेंट है, सिकुड़ना, फैलना, ये खत्म हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे ये क्यों खत्म हो गया, उन्हें कारण नहीं पता। आप पूछेंगे चलो खत्म हो गया, पर इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? दवाइयां नहीं है इसकी। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पेट के रोगों का अंग्रेजी में कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में क्या इलाज है? अगर आपकी आंतों का ये मूवमेंट कम हो गया तो फिर इलाज क्या है? तो आयुर्वेद में जो कभी कभी पेट साफ करने के लिए आप चूर्ण खा लेते हो, कभी त्रिफला, कभी आंवला, कभी हरड़, इस तरह की अनेकों चूर्ण हैं। जब इन चूर्णों को खाते हो तो ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में जाके पर्जिंग करती हैं, पर्जिंग इफेक्ट, यानी कि बल लगाती हैं भोजन मल को बाहर निकालने में। तो ये जो आंतों की नेचुरल मूवमेंट है, इसको बनाने में आयुर्वेद की किसी औषधि का कोई रोल नहीं। आयुर्वेद की औषधियां केवल पेट की आंतों में फंसे हुए मल को जबरदस्ती बाहर निकालेंगी, जिसके कारण क्या होता है, जब व्यक्ति सोचता है अरे कब्ज हो रहा है, और वो पेट सफा चूर्ण खाता है और पेट साफ हो जाता है, तो उसे लगता है मैं ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ, अगले दिन फिर वही समस्या होगी, और इस बार पहले से अधिक जटिल समस्या होगी। इसका कारण क्या है? जब भी आप चूर्ण खाते हो पेट को साफ करने के लिए, इसमें जो पदार्थ हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, वो गर्मी पैदा करते हैं, वो जलन पैदा करते हैं, ये रूखे होते हैं। और ऐसी कोई भी चूर्ण खाओगे तो ये पेट में, आंतों में जाकर ड्राइनेस को और अधिक बढ़ाएगी। और आंतों की ड्राइनेस ही पेट की बीमारियों का कारण है। तो मित्रों, सज्जनों, एक नियम आयुर्वेद के अनुसार हमें समझना है, क्योंकि देखिए, मेरा मैं इस फील्ड में बिजनेस नहीं करता, इसलिए आपको सच सच बात बताऊंगा। अगर मेरा बिजनेस होता, मेरा कोई क्लिनिक होता, तो मैं भी आपको चूर्ण ही देता। तो चूर्ण नहीं खानी है, बस हमें क्या करना है, आंतों की जो दीवारें हैं उनका चिकनापन खत्म ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। हमारी अन्य क्लासेस भी होती हैं जिसमें शरीर के दूसरे तत्व, अंग हैं, उनका चिकनापन खत्म होता है, हम तेलों का भी उपयोग करते हैं। परंतु जब आंतों का चिकनापन खत्म होता है तो आयुर्वेद कहता है एक औषधि है, महा औषधि, और वो है देसी गाय का घी। अगर किसी का भी पेट खराब रहता हो, कब्ज रहती हो, आईबीएस रहती हो, मैं कहता हूं बवासीर हो, या पेट का, आंतों का कोई भी रोग हो, तो परमात्मा ने पेट के रोगों के लिए एक औषधि है, वो है देसी घी की चिकनाई। पर देसी घी बिलोकर बनाया गया हो, गाय, शुद्ध देसी गाय का हो, बिलोकर बनाया गया हो, इसे खाली पेट लेना है। रात को सोते समय जब आप भोजन शाम का जल्दी कर चुके हो, तब इसका सेवन करना है। और ऐसा करने से आंतों में चिकनाई लगेगी, और चिकनाई आंतों की ताकत को बढ़ाएगी। तो ये तो है औषधि, पर कारणों पर भी फोकस करना है, किस कारण आंतों की ड्राइनेस बढ़ रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार 10-12 नियम हैं, एक एक करके नियमों को बता देता हूं, समझा देता हूं, इसे समझ लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार जब भी आप भूख से अधिक भोजन करेंगे, वो आंतों की ड्राइनेस को बढ़ाएगा। इसलिए आयुर्वेद में भूख से अधिक भोजन करने का विधान नहीं है। भूख से एक रोटी कम खा सकते हो, पर अधिक नहीं खाना, क्योंकि उसे पचाने के लिए आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी, और जब भी आंतें आवश्यकता से अधिक मेहनत करती हैं तो उनका ड्राइनेस बढ़ जाता है, चिकनापन समाप्त होने लगता है। पहला कारण। दूसरा कारण, अगर अजीर्ण, अजीर्ण क्या है इसे समझ लीजिए। आयुर्वेद कहता है अगर पिछला भोजन नहीं पचा, भोजन को सामान्य रूप से पचने में 8 घंटे लगते हैं, आयुर्वेद कहता है। सूर्य की उपस्थिति में 8 घंटे,
सूर्य की हाँ। अनुपस्थिति में 16 घंटे लगते हैं, यानी शाम का भोजन 16 घंटे में पचता है, दिन का भोजन 8 घंटे में पचता है। तो अजीर्ण उस अवस्था को कहते हैं जब आपका पिछला भोजन ना पचा हो और अगला भोजन कर लिया हो। यानी कि शहरों में, गांव में आजकल एक गलत आदत हो गई है हमारे व्यवहार में कि हम हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है। इसी के कारण अजीर्ण की समस्या उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कहता है जब तक पिछला भोजन पच ना जाए, 8 घंटे ना हो जाए, तब तक आपको नया भोजन नहीं करना। केवल एक अवस्था में कर सकते हैं, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप फल खा सकते हैं, क्योंकि फलों को पचने में 2 घंटे लगते हैं। अन्न खाने के बाद अगला अन्न 8 घंटे बाद ही खाना है, ये नियम है। तो इस नियम का आप पालन करेंगे तो अजीर्ण की समस्या नहीं होगी और पेट के रोग नहीं होंगे। इसके बाद अगला बिंदु जो कहा गया वो कहा गया गुरु शीत और रुक्ष भोजन आंतों को ड्राई करता है। अब ये क्या है, इन्हें समझ लीजिए। गुरुत्व वाला भोजन कहते हैं वो भोजन जो पचने में भारी होता है। ऐसा भोजन वंस इन ए वाइल कर सकते हैं, पर रोज रोज नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, वृद्धावस्था आती चली जा रही है, पर फिर भी फ्रीक्वेंटली पनीर खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, सफेद वाले छोले खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं। सर्दियों की प्रत्येक सब्जी भारी होती है। तो भारी भोजन, गुरुत्व वाला भोजन वंस इन ए वाइल ही करना है, कभी कभार करना है, हर रोज ऐसा भोजन नहीं करना। उड़द की दाल, दाल मखानी नहीं खानी, हर रोज तो बिल्कुल भी नहीं खानी। 15 दिन में, महीने भर में एक आध बार आप ले सकते हैं। दूसरा कहा गया, जब भी आप शीत भोजन करते हैं, ठंडा भोजन, फ्रिज से बोतल निकाली और पी गए, ठंडा दूध और पी गए, आइसक्रीम खा गए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। बच्चों को ये समस्या देर से अनुभव होती है और रिजल्ट कब मिलता है, जब वो बालक आगे चल के युवा या फिर वृद्ध होता है। वृद्धों के लिए तो स्पेशली विशेष नियम है कि कभी भी ठंडी चीजों का सेवन ना करें। आयुर्वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। शीत भोजन, ठंडा भोजन नहीं करना और बासी भोजन भी नहीं करना। 3 घंटे पुराना भोजन बासी हो जाता है, उसे नहीं करना। अन्यथा पेट के रोग होना शुरू हो जाते हैं। और चौथा इसमें बिंदु दिया हुआ है रुक्ष भोजन। अब रुक्ष क्या है, इसे समझा देता हूं। ऐसा भोजन, रुक्ष भोजन कहते हैं ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में जाके वायु को बढ़ा देता है, जो आंतों को ड्राई करती है। अगर शरीर की वायु बिगड़ी तो आंतों की ड्राइनेस बढ़ेगी। अब आयुर्वेद से पूछें कि भाई ऐसा कौन सा भोजन है जो वायु बिगाड़ता है, आंतों को ड्राई करता है, तो आयुर्वेद कहता है जितने भी संसार में अन्न हैं सारे ही रूखे होते हैं, सारे ही पेट की वायु को बिगाड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अन्न का सेवन ना किया जाए? नहीं, आयुर्वेद कहता है अन्न का सेवन करना है। क्यों क्यों करना है? क्योंकि अन्न में न्यूट्रिशन होता है, अन्न में एक संचित ऊर्जा होती है। अन्न खाने के बाद, रोटी दाल चावल खाने के बाद लगभग 8 घंटे तक भूख नहीं लगती, क्योंकि ये अन्न धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करता है। इसलिए अन्न खाने के बाद पेट भरा भरा रहता है। अन्न नहीं खाओगे और केवल फल और दूध पियोगे तो होगा क्या, हर 2 घंटे में भूख लगेगी। इसलिए ऋषियों ने कहा अन्न खाना जरूरी है, संसार का सारा न्यूट्रिशन अन्न में है, अन्न खाना जरूरी है, परंतु अन्न खाने के लिए एक सावधानी रखनी है। आयुर्वेद ये कहता है जब तक भारत के लोग अन्न में घी मिलाकर खाया करते थे, किसी को पेट के रोग नहीं थे। अब हमने घी खाना बंद कर दिया और घी खा भी रहे हैं तो नकली घी, 500-600 रुपए किलो वाला घी, या फिर भैंस का घी, या फिर जर्सी गायों का घी, या फिर बिना बिलोया हुआ बटर ऑयल जो मलाई और क्रीम से बनता है। ऐसा घी आंतों की ड्राइनेस को बढ़ाता है। ये घी वैसा ही है जैसा रिफाइंड ऑयल। आपने रिफाइंड ऑयल खाया तो क्या होगा, रिफाइंड ऑयल शरीर में लगता नहीं है, ये शरीर की पहले से जमा चिकनाई को पकड़ के अवशोषित करके शरीर से बाहर निकल जाता है।
जैसे इंजन ऑयल कोई व्यक्ति पिए तो इंजन ऑयल चिकना होता है पर शरीर के लिए नहीं बना। तो इंजन ऑयल पिएंगे भी तो शरीर में उसकी चिकनाई लगने वाली नहीं है। बस यही काम होता है नकली घी का। नकली घी खाएंगे, शरीर की जो चिकनाई है वो बढ़ेगी ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए शुद्ध घी अगर अन्न में मिलाकर खाते हैं तो आयुर्वेद कहता है इससे पवित्र भोजन संसार में नहीं है। तो चार बिंदु इसे समझ लीजिए, फिर से याद दिला देता हूं। गुरु, भारी भोजन रोज रोज नहीं करना। शीत, ठंडा भोजन बिल्कुल नहीं करना। रुक्ष, रूखा भोजन जो ड्राइनेस कराता है यानी अन्न, उसे घी मिलाकर करना है। और बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। तो चार सिद्धांत हैं जो पेट के रोगों के लिए विष पेट के रोगों को बढ़ाते हैं। गुरु, शीत, रुक्ष और बासी, ये समझ लीजिए। इसके बाद एक बिंदु और आयुर्वेद में कहा गया कि जब भी आप सूर्यास्त के बाद भोजन करेंगे वह भोजन इन चारों से भी घातक होगा। आप सभी योग करते हैं सुबह सुबह, तो योग की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन शरीर को बीमार करता है। तो प्रयास कीजिए कि शाम का भोजन जल्दी करें, पेट के रोग कभी नहीं होंगे। इस नियम को बना लीजिए, समझ लीजिए। अब इसमें एक बिंदु और है, इसे भी समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछ लिया, पिताजी हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। अब मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने बोल दिया बेटा पेट से ही होता है। उसने कहा नहीं, हमारी सिलेबस में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि पेट का डाइजेशन, भोजन का डाइजेशन मुंह से आरंभ होता है। और वो बिल्कुल सही कह रहा था, आयुर्वेद भी यही कहता है। जब भी आप भोजन को मुंह में लेते हैं वहीं से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है मुंह में भोजन रखने से, हमारी जो सलाइवा है, हमारी जो लार है, ये मुंह के अंगों से निकलती है और भोजन में मिलती है। और लार भोजन को पचाना शुरू कर देती है। और आयुर्वेद ये कहता है जो भोजन लार में मिलकर नहीं आया पेट में वह नहीं पचेगा। भोजन वही पचेगा जो लार में मिलकर आया हो। और हम क्या करते हैं, हमने पानी पिया तो गल्प डाउन कर लिया, सटक लिया। खाने का कोर लिया मुंह में, एक दो बार मुंह में चबाया और सटक लिया। अब जो आप भोजन करते हैं कभी आप वमन करके निकालें तो आपको पता चलेगा चावल के दाने यूं के यूं निकल जाते हैं, दाल के पीस यूं के यूं निकल जाते हैं, सब्जियां यूं की यूं निकल जाती हैं, रोटियों के कोर भी यूं के यूं निकल जाते हैं। तो जो लोग इस तरह से भोजन करते हैं कि मुंह में ना चबाया हो, उन्हें आगे चल के पेट के रोग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पेट आवश्यकता से अधिक कार्य करेगा। और जब कोई भी वस्तु आवश्यकता से अधिक कार्य करती है तो उसकी चिकनाई खत्म हो जाती है, तो पेट का रूखापन बढ़ेगा। तो एक नियम अपना लीजिए, भोजन को मुंह में रखकर बहुत अच्छी तरह से चबाना है। जब वो बिल्कुल मिन्स्ड हो जाए तब उसे पेट के भीतर लेकर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब एक वस्तु ऐसी है हमारे भोजन में, आप संजीवनी बूटी भी अगर खाएंगे और आपने ये वस्तु ले लिया, ये जहर ले ली, तो संजीवनी बूटी का असर भी समाप्त हो जाएगा। और ये वस्तु है चाय, जो हम रोज पी रहे हैं। पेट के समस्त रोगों की जननी है चाय। आयुर्वेद में निषिद्ध है चाय। चाय जैसे ही शरीर में जाती है हमारे पेट की अम्लता को बढ़ा देती है। और जैसे ही अम्लता बढ़ती है रक्त में आती है। और राजीव दीक्षित जी का नाम सुना हो तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं 50 से अधिक रोग इस चाय के कारण आते हैं, अकेली चाय के कारण। वृद्धावस्था में जितनी समस्याएं हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, माइग्रेन, सियाटिका, सरदर्द, पेट की समस्याएं, कब्ज, ये सब इसी के कारण आ रहे हैं। अगर आप वास्तव में योग का लाभ जीवन में लेना चाहते हैं तो भोजन को पवित्र कीजिए, चाय लेना बंद कर दीजिए। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, परंतु संकल्प से सब चीजें की जा सकती हैं। संकल्प की शक्ति से सब संभव है।
प्रयास कीजिए चाय ना लें, और लेनी पड़ रही है शुरू शुरू में, आदत है, सर दर्द होता है, तो चाय में आधी चम्मच या एक चम्मच घी मिला लीजिए, जिससे उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये बिंदु आप अपनाइए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब मैं भोजन में वो चीजें बताने जा रहा हूं जो पेट के रोगों के लिए अमृत है। अभी मैंने एक ही चीज बताई है कि अमृत क्या था, और वो है घी। अब घी के अलावा अन्य कौन सी चीजें हैं जो पेट के रोगों के लिए अमृत है? अगर मीटिंग में कोई ऐसे सदस्य हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे कब्ज रहती हो, बवासीर रहती हो, पेट बैठने में दिक्कत हो, जो घंटों घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, तो आइए आयुर्वेद के अनुसार समझ लीजिए। आयुर्वेद कहता है पेट के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो आयुर्वेद कहता है वो है चावल। और ये प्रमाण से भी सिद्ध होता है, क्योंकि चावल ऐसी वस्तु है जिसे आर्य समाजी यज्ञ में डालते हैं। सामान्य सनातनी भी चावलों का छिड़काव करते हैं स्वागत के लिए। तो चावल समस्त अन्न में सबसे सात्विक है, और जो सबसे सात्विक है वह पेट के लिए अमृत है। परंतु चावल डॉक्टर कहते हैं, मना करते हैं खाने के लिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में जो चावल है ये नकली है, ये हाइब्रिड चावल है। पहली चीज, व्हाइट राइस पेट के समस्त रोगों को बढ़ाता है, डायबिटीज भी पैदा करता है, अन्य रोगों को भी। सफेद चावल, तो चावल कैसा हो? ब्राउन हो। परंतु ब्राउन चावल के साथ समस्या क्या है? जो मार्केट में ब्राउन राइस मिलता है वो आप सोचेंगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो पचेगा ही नहीं, वो गलेगा ही नहीं। इसका रीजन ये है कि वो हाइब्रिड चावल है। पुराने समय में हमारे पूर्वज जिस ब्राउन राइस को खाया करते थे वो एकदम गल जाता था, उसके लिए कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो भगोने में खुले में पका रहे हैं, गल जाता था, क्योंकि वो देसी था। तो मैं नहीं जानता आप कैसे अरेंज करेंगे, पर आयुर्वेद स्पष्ट बोलता है कि पेट के रोगों के लिए रक्तशाली चावल यानी कि ब्राउन राइस महा अमृत के समान है। और जितना अमृत इस चावल में है, चावल के खाने से पेट को जितनी ताकत मिलती है, उससे अधिक ताकत इस रक्तशाली चावल के मांड को पीने से होती है। और आयुर्वेद कहता है लाज मंडो अग्निर्जननो। जो चावल का मांड है ये पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता है, आंतों को ताकत देता है। हम मांड पीना भूल गए। आप याद कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को माताएं पुराने समय में मांड दिया करती थी, घी डाल के देना है। पर याद रखना, क्योंकि अन्न पेट के रोग बढ़ाता है, चावल भी पेट के रोगों को बढ़ाएगा अगर बिना घी के खाएंगे। तो जब आप चावल बना रहे हो खूब सारा उसमें पानी डालिए, उसके झाग निकालते रहिए 15-20 मिनट, और उसके बाद जब चावल बन जाएं उस मांड को निकाल लीजिए। उस मांड में, एक कटोरी मांड में 2 चम्मच अगर आप घी और चुटकी भर नमक मिला के अगर भोजन करने से 10-15 मिनट पहले आप पी लेते हैं, तो यह पेट में जाकर आंतों को इतनी शक्ति देगा कि बड़े से बड़ा कब्ज ठीक होने लगेगा। और आंतों की कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे वो संघृणी हो या जिसे आप आईबीएस कहते हैं, ये भी ठीक होने लगेगी। तो चावल का मांड पेट के रोगों के लिए महा अमृत। अब एक दूसरा भोजन बता देता हूं, क्योंकि इस मीटिंग में अधिकतर वृद्ध हैं, तो वृद्धों के हिसाब से समझ लीजिए। वृद्धावस्था में आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं खानी है, और कौन सी ऐसी चीजें जो खानी है वो समझ लीजिए। यूनेस्को, सॉरी, एक संस्था है, डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ ने भी अपनी वेबसाइट पर दुनिया के जो बेस्ट भोजन हैं उनमें एक भोजन का जिक्र किया। और वो जानते वो भोजन क्या है? दाल और चावल। और वास्तव में वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी दाल और चावल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोजन कहा गया, क्योंकि दाल में और चावल में अलग अलग कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो कंप्लीट भोजन बना देते हैं। यानी कि दाल चावल खाने वाले व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा,
इसका विटामिन कभी कम नहीं होगा, इसके न्यूट्रिएंट्स शरीर में हमेशा बने रहेंगे, और इसका पाचन सर्वश्रेष्ठ होता है। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन वृद्ध जनों के लिए, पेट के रोगों के लिए महा अमृत है। परंतु एक नियम, दाल और चावल दोनों ही ड्राई होते हैं, दोनों ही वायु कारक है। एक ही कमी है बस इसमें, ये ड्राई होते हैं, वायु कारक है। और इसमें भी जो दाल और चावल है, अगर चावल के साथ मूंग की दाल का कॉम्बिनेशन कर लिया, तो ये जितना महाअमृत है उतना ही विष है अगर रूखा खाया जाए। क्योंकि संसार में जितनी दालें हैं उनमें सबसे अधिक ड्राइनेस मूंग की दाल में होती है। आपने अनुभव किया होगा कि उड़द की दाल की खिचड़ी आप बनाएंगे, थोड़ा सा घी भी डालेंगे, वो भी थाली से निकल कर बाहर आ जाएगा। परंतु मूंग की दाल की खिचड़ी में इतना सारा घी भी डालेंगे, वो भी एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि इसमें ड्राइनेस बहुत अधिक होती है। और आयुर्वेद कहता है ये दाल, मूंग की दाल महाअमृत है, पर शर्त यह है कि घी के साथ खाई जाए। आपने सुना होगा या किया भी होगा संख प्रक्षालन क्रिया। जिसकी आंतें कमजोर हो जाती हैं, कब्ज होता है, उसे संख प्रक्षालन यानी कि नमकीन पानी पिला पिलाकर, व्यायाम करवा करवा कर मल द्वार से वैसा ही पानी निकाला जाता है जैसा उसने पिया था। इतनी बार यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जब संघ प्रक्षालन क्रिया समाप्त होती है, तो जो योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य है वह उस पेशेंट को, मरीज को मूंग की दाल की खिचड़ी देता है खाने के लिए, परंतु रूखी नहीं, घी के साथ मिलाकर। और कितना घी? जितनी खिचड़ी उतना ही घी। तो एक सिंबल है, सूचक है कि मूंग की दाल की खिचड़ी पेट के समस्त रोगों के लिए अमृत है, पर शर्त यह है कि वह घी के साथ खानी है, दही के साथ नहीं। दही भारी होती है। तो आप इस नियम को अपनाइए, आपको लाभ मिलेगा। अगर पेट बहुत अधिक खराब रहता है तो कुछ समय के लिए दूध बंद कर दीजिए। दूध वायु कारक है, और पेट के रोग वायु बिगड़ने से होते हैं। तो कुछ समय के लिए दूध बंद कर दीजिए। और आयुर्वेद कहता है फिर दूध का अल्टरनेटिव क्या? तो आयुर्वेद कहता है दोपहर के समय तक्र लेना है, यानी कि छाछ लेना है पतला। दही को बिलोकर मक्खन निकालकर जो बच जाता है वो तक्र, इसमें अजवाइन और जीरा मिलाकर आप लेते हैं तो ये आंतों को बल देता है, शक्ति देता है। इसके बाद आयुर्वेद कहता है कि कुछ फल ऐसे हैं जो परमात्मा ने विशेष रूप से आंतों को ताकत देने के लिए बनाए। तो वृद्धावस्था में यूं ही मन उठाकर कुछ भी नहीं खा लेना है। मैं देखता हूं आजकल वृद्ध क्या कर रहे हैं, सेब खा रहे हैं। सेब पेट के लिए अच्छा नहीं होता। सर्दियों में खा सकते हैं, पूरे साल नहीं। तो कौन से ऐसे फल हैं जो पेट के लिए महा अमृत हैं? पहला है दाडिम अर्थात अनार। वृद्धावस्था में हर रोज एक अनार का सेवन कीजिए, आंतों को ताकत मिलेगी। और दूसरा है बेल, बिल्व। और बिल्व का सीजन सिर्फ 2 महीने होता है, तो इन 2 महीने में कोई और फल ना खाएं। दोपहर के समय या सुबह के समय बेल का घर में ही एक शरबत बनाएं, और बेल का शरबत रोज लेना शुरू कर दीजिए, लगभग 2 महीने। ये मई, जून और पूरी जुलाई भी चलेगा, तो लगभग 3 महीने आप बेल का शरबत आप लेते हैं तो आंतों को बल मिलेगा। और इसके बाद जो मसाले जितने हमारे पास हैं, उन मसालों में सबसे बड़ा मसाला जो पेट के लिए है वो है सौंफ और धनिया। तो रात को भिगो दीजिए सौंफ और धनिया, और सुबह को उस पानी को, 1 गिलास पानी को पकाइए, पकाकर आधा कर लीजिए। उस आधे गिलास पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर अगर आप खाली पेट लेते हैं, तो चैलेंज देता हूं, कितना ही पुराना पेट का रोग हो, ठीक हो जाएगा। तो यहां तक के नियम अगर आप अपना लेते हैं तो भरोसा रखिए, पेट का कोई रोग नहीं है जो ठीक ना किया जा सके। प्राणायाम, पर प्राणायाम वही जो ऋषि पतंजलि ने बताए हैं, सांसों को रोक कर करना है। और ऋषि पतंजलि, ऋषि मनु साथ साथ ये भी बताते हैं कि सांसों को रोक कर प्राणायाम करते हैं तो समस्त रोग भस्म किए जा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है, इस तरह से हमें प्राणायाम करने चाहिए। जो मैंने अभी तक नियम बताए हैं वो सब
सामान्य नियम है, जीवन शैली है, प्राणायाम भी हमारी जीवन शैली है। अब पेट के रोगों की एक औषधि बता देता हूँ। वो औषधि कब लेनी है? अगर कोई इस मीटिंग में ऐसे सज्जन हैं जिन्हें बहुत अधिक पेट की समस्याएं हैं, मोशन पास ही नहीं होते, कब्ज बनी रहती है, आईबीएस की समस्या है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, लगता नहीं है, तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है 6 औषधियां ऐसी हैं जिसका कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसे बेल का जो गूदा होता है, मोच रस, सौंठ, धाई के फूल, धनिया और सौंफ, ये 6 चीजें ऐसी हैं जिसका एक मिश्रण बनाया जाता है बराबर मात्रा में, और इसे पानी में पकाया जाता है। कब? 8 घंटे तक पकाया जाता है। 10 लीटर पानी में अगर आप इसे पका रहे हैं और पकते पकते वह पानी लगभग 2 लीटर बच जाए, तो उस पानी को छान लेते हैं और उस पानी को फिर से 10 लीटर घी में पकाया जाता है। कब तक? जब तक वह 2 लीटर पानी उड़ ना जाए और उसकी शक्ति घी में ना आ जाए। इस तरह से जो घृत बनता है उसे कहते हैं बिल्वादी घृत। ये पेट के समस्त रोगों की औषधि होता है। तो यहाँ तक मैंने जीवन शैली पर, प्राणायाम आदि और कुछ औषधियों पर अपने विचार रखे हैं। यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर के पेशेंट्स के लिए बताइए, शुगर भी पेट से ही शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा। शुगर उन लोगों को होती है जो भोजन कर रहे हैं और वह भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और वो अनडाइजेस्टेड फूड बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होके हमारी नसों में जा रहा है। तो उससे क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो इंसुलिन निकलता है वो रास्ते में ही अटक जाता है, धीमा बहता है। जब धीमा बहेगा तो शुगर का कंजप्शन डिले होगा। इसी के कारण जब भी आप चेक करोगे ब्लड शुगर अधिक ही आएगा। तो आपको ऐसा भोजन करना जो पच जाए। मैं पिछले कई वर्षों से शुगर के मरीजों को केवल एक नियम बताकर ठीक कर रहा हूं। आप उस नियम को अपना लीजिए, गारंटी देता हूं। कई बार तो पेशेंट्स क्या होते हैं, अगले दिन सुबह ही फोन कर देते हैं कि हमारा आज शुगर लेवल बिल्कुल सही है। कारण क्या था? एक नियम, शाम का भोजन 5 बजे से पहले करना है, पहला नियम। दूसरा, रात को सोते समय शुद्ध देसी घी 1 चम्मच बस 1 कप या आधे कप गुनगुने पानी में मिला के पीना है। तो ये क्या करेगा? बॉडी को डिटॉक्स करेगा। शाम का भोजन जल्दी करेंगे तो पच जाएगा। तो जब भोजन पच रहा है और घी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है तो शुगर होगी ही नहीं। करके देख लीजिए। अन्य कोई प्रश्न? यह कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी हम्म। भी एज ग्रुप। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे 5 बजे खाना खा लें, लेकिन एकदम से तो आदत छूटती नहीं है, फिर रात को अगर भूख लगे, शुगर लेवल लो हो जाए, फिर क्या करें? दूध लेना है, फीका। गाय का ठीक है। दूध, 2 चम्मच घी मिलाना है। और दूध वायु कारक होता है, अभी भी बताया है। तो उस वायु से बचने के लिए क्या करना है? दूध में घी मिलाना है और उसे तोड़ना है। आयुर्वेद का सूत्र है दंड आहतम। दूध को तोड़कर, दंडित करके यानी तोड़कर ही पीना है, तभी वो सुपाच्य होता है। ये कीजिए, या 15 दिन में पुराने से पुरानी शुगर ठीक हो जाएगी। अन्य? नमस्कार। वेल नमस्ते। कवर्ड। तो हम नहीं, दूसरी तीसरी बात तो ले आपको आप जो मेंशन करते हैं घी वाला, गाय का घी, पहले हमने आपसे मंगाया भी था। बीच में कुछ मेरे पास नंबर वगैरह नहीं था तो इसलिए हम नहीं ले आ पाए। मैं हूँ कर्नल पांडे और दिल्ली से मैं लखनऊ शिफ्ट कर गया हूँ। वो इसलिए बीच में नंबर नंबर भी गायब हो गए थे। हम कुछ लेना चाहेंगे। आजकल पता नहीं रेट क्या चल रहा है घी का, शुद्ध घी का। ये 2,000 रुपये लीटर हमारे पास रहता है। मैंने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दिया है, वहां से आप सेव कर लीजिएगा, नंबर आप अच्छा, से। बता ही ठीक है। दीजिए सर। दूसरा ये था कि घी से ये होता है कि अगर घी खाते हैं तो फैट बढ़ता है, इसके बारे में जरा कमेंट नकली करिए। घी खाने से बढ़ता है, और हाँ, नकली घी खाने से फैट बढ़ता है। और ओके। जितनी रिसर्च घी पर हो रही है संसार में, ये सब नकली घी पर हो रही है। इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं घी नहीं खाना, घी नहीं खाना। परंतु आयुर्वेद तो घी को महाऔषधि कहता है। और आयुर्वेद किसने लिखा? ऋषियों ने लिखा।
तो वास्तव में सही शुद्ध घी पर रिसर्च हुई नहीं। हम तो घी खिलाकर वजन भी कम कर रहे हैं, शुगर भी ठीक कर रहे हैं, पेट के रोगों को भी ठीक कर रहे हैं। तो बस एक डिफरेंस क्या है, घी शुद्ध है तो अमृत है, घी नकली है तो विष है। ना घी जो बोला है आपने, गर्म पानी के साथ, दूध के साथ भी तो ले सकते हैं रात को। बिल्कुल ले सकते हैं। दूध जो है देसी गौमाता का होना चाहिए। और अगर कब्ज की समस्या बहुत अधिक है तो कुछ समय के लिए दूध अवॉइड कीजिए, फिर पानी के साथ लीजिए, फिर जब पेट ठीक होने लगेगा फिर दूध के साथ ले सकते हैं। एक और घी आपने बताया था कि घी बनाते हैं, दैट इज मोर एक्सपेंसिव, कुछ अलग से ही है। वो बिलवादी घिरत ही है, पेट के रोगों के लिए बिलवादी घिरत है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हाउ हाउ मच इज दैट? ये 3600 का होता है। ओके, जी, थैंक यू डॉक्टर। अन्य कोई डॉक्टर प्रश्न? साहब, देसी देसी गाय कहाँ, आजकल तो गाय का दूध भी नहीं मिलता, देसी गाय तो बहुत मुश्किल हो रही है। आपके क्षेत्र में शायद ना हो, पर कभी आप हरिद्वार आइए तो हमारे पास तो सैकड़ों गाय हैं, मिलवाएंगे आपको, गाय का आशीर्वाद जी, क्या हम दिलवाएंगे। तो गुड़गांव में रहते हैं, अब क्या करें वहां पे तो कुछ देखिए, गाय का दूध अगर ना मिले तो कम से कम घृत जीवन से नहीं जाना चाहिए, बस। तो घृत खाते रहिए, घृत आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, शुद्ध घृत। जी, अन्य कोई प्रश्न? अच्छा डॉक्टर डॉक्टर साहब, नमस्ते सर। डॉक्टर साहब मुझे पूछना था क्वेश्चन। जी। असल में अभी एक हफ्ते से मेरे बेटे को, जो अभी 28 साल का है, वो मतलब कॉन्स्टिपेशन, ये पेट में बहुत दर्द था, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया था, और हम्म। मोशन भी पास नहीं हो रहा। सबसे बड़ा हम्म। दिक्कत थी, मोशन पास नहीं हो रहा, जी। और तो ये पेट में दर्द है। भी क्या समस्या है, डॉक्टर के पास गए हैं? डॉक्टर ने क्या जी, बताया? वो बोले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। हाँ, तो तो मेडिसिन तो खाया, मेडिसिन खा रहा है, लेकिन पेट का दर्द तो कम है, लेकिन मोशन पास नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए। उसे बहुत सुपाच्य भोजन दीजिए। डॉक्टर ने बताया भी होगा क्या देना है क्या नहीं देना। खिचड़ी खिचड़ी दलिया यही सब दे रहे वही हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्हें खिचड़ी दीजिए, घी मिलाकर दीजिए, ठीक है ना? घी मिलाकर खिचड़ी दीजिए और उबला हुआ पानी दीजिए, बस बाहर जी की चीजें जी ना वो सर, खाएं, इससे आराम हो जाएगा। मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, मोशन नहीं हो रहा है, और अब बैक में भी पेन होने लग गया, पीठ में दोनों साइड में पेन हो रहा है उसकी वजह से। जी जी जी। थोड़ा वॉक करने के लिए बोलिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें। और भोजन भी भूख से कम ही लें, आवश्यकता से अधिक ना लें, ठीक है? नहीं, भरपेट अभी ना तो करें। खाना, जी अभी खाना तो नहीं खा रहा है। जी, कॉन्स्टिपेशन जो ज्यादा हो गया है उसके लिए बस मूंग की दाल की खिचड़ी से ठीक होगा, पतली मूंग की दाल की खिचड़ी, ठीक है? जी, अगर बहुत ही ज्यादा है तो अरंड का तेल रात को सोते समय दे सकते हैं, गुनगुने पानी में मिला के। पानी में ठीक मिला के, जी है, जी पानी में जी। मिला के अरंड का तेल। जी। और घी जैसे घर में बनाते हैं डॉक्टर साहब, हाँ तो वो ठीक है। हाँ, जैसे मैं घर में घी बनाती हूँ तो वो ठीक है। मलाई व क्रीम से नहीं बनाना है, दही से बनाना है, ठीक है? दही से, जी जी दही से बिलो के मक्खन, और मक्खन को गर्म करके जो घी बनेगा वो अपने पुत्र को रोज रात को सोते समय 2 चम्मच दीजिए, खाली पेट, गुनगुने पानी के साथ। वो जी। आंतों को डॉक्टर ताकत साहब, ये देगा। अरंड का तेल जो आप बता रहे हैं, थैंक यू। अरंड का तेल जो जी। पेट के लिए होता है, आप आजकल तो वैरायटी आ रहा है कि कभी सिर में लगा लो, तो कभी कान में डाल दो, कभी इधर कर दो, तो कभी पी लो। लेकिन ये पीने वाला कहाँ से मिलेगा शुद्ध? मैंने एक दिन डाबर का मंगाया था और मैंने 5 चम्मच पिया, फिर भी ओके। मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर एक हाँ। दिन हमने अरंड के बीज खरीदे और खुद ही अपनी मशीन से निकाला, और वो 1 चम्मच पिया तो लूज मोशन हो गए। तो वास्तव में बाजार में जो मिलता है उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है, वो असर ही नहीं करेगा। इसलिए शुद्ध अरंड का तेल आप लीजिए, उससे लाभ मिलेगा। कहाँ से लाएं? बीज खरीदिए और खुद निकालिए, घर में मशीन खरीदिए, खुद निकालिए, या फिर हम बनाते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, तो वो आप बनाते हैं, वो मेरा ख्याल दैट विल बी बेटर। हम कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बनाएंगे? हमारा हम जो बनाते हैं वो फिल्टर नहीं होता है, तो वो ओके। दिखने में गंदा लगता है। आप बाजार से डाबर का लेंगे वो बिल्कुल वाइट होगा, और जो हम ओके। बनाते हैं वो येलो कलर का होगा, तो लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या है। तो हाँ। ये हमारी हर चीज, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होती, क्योंकि वो जो सत्व है वो उसी में रहना चाहिए। आप ओके। सरसों का तेल भी हम जो बनाते हैं उसमें नीचे गंदगी होती है, तो लोग कहते हैं ये गंदगी कहाँ से आई?
तो वो सरसों का सत्व है, ये शुद्ध है, इसलिए ये नीचे मिलेगा ही मिलेगा। इसका क्या रेट है, कैसे मिलेगा आपसे? ये ये भी हम 500 रुपए का देते हैं, 100 ml। और 500 रुपए का 100 ml, एक 100 चम्मच में ml? 100 ml जी। तो 100 ml से क्या, 100 ml तो एक बार में ही पी जाएगा आदमी। नहीं नहीं, ये तो आधी चम्मच भी बहुत होता है शुद्ध, आधी चम्मच ही लेना है बस, ये रात को बहुत तीक्ष्ण होता है। अन्य कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, हाइपर एसिडिटी के लिए प्लीज बताएंगे। मुझे देखिए बहुत किसी को ज्यादा भी हाइपर एसिडिटी है, पेन रहता है चेस्ट के नीचे, नाभि के ऊपर। चाय तो नहीं पीती आप? नहीं, बिल्कुल मैंने कभी नहीं ली चाय। तो एसिडिटी किन कारणों से बढ़ती है पहले ये समझ लीजिए। पहला, मेरा चाय से बढ़ती है। दूसरा, गरम मसालों से बढ़ती है। तीसरा, लाल मिर्च से बढ़ती है। चौथा, बार बार भोजन करने से बढ़ती है, हर 2-2 घंटे में जो भोजन कर रहे हैं उससे बढ़ती है। चौथा, खट्टी चीजों का सेवन बहुत अधिक करने से बढ़ती है। तो ये चीजें बंद कर दीजिए। अब किन चीजों से एसिडिटी कम होती है उसे समझ लीजिए। हमेशा भोजन में घी डालकर ही सेवन करें, घी एसिडिटी को कम करता है। भोजन करने के तुरंत बाद सौंफ, मोटी वाली, और मिश्री लाल वाली, सफेद मिश्री नहीं, लाल वाली, इसका सेवन जरूर करें। मिश्री और सौंफ का जो कॉम्बिनेशन है ये एसिडिटी को कम करता है। ठीक है। मसालों में 4 मसाले ऐसे हैं जो आपको भोजन में डालने हैं, ये एसिडिटी कम करते हैं। पहला जीरा, दूसरा सौंफ, तीसरा धनिया, और एक और होता है इलायची, हरी इलायची। इसका कॉम्बिनेशन भोजन में डालिए, ये एसिडिटी कम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी भोजन आप सूर्यास्त के बाद करेंगे ये वायु भी बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। शाम का भोजन जल्दी करना शुरू कर दीजिए, एसिडिटी अपने आप कम होती चली जाएगी। अन्य कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब नमस्ते। ये नमस्ते। मेरे पैर सुन्न रहते हैं, क्या इसके लिए कोई उपाय है क्या? आपकी आयु कितनी है? आयु कितनी है आपकी? पैर सुन्न रहते हैं बिल्कुल ही। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 77। देखिए क्या होता है, जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, जो हमारी नसें हैं जिनसे रक्त बहता है ये ड्राई होने लगती हैं, और जब ये ड्राई होंगी तो सिकुड़ने लगेंगी, इनके वाल्व खराब होने लगते हैं। तो होगा क्या, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं बहेगा, जिसके कारण पैरों में सुन्नपन आएगा। अब इसके लिए 2 तरीके हैं। परहेज क्या करना, शाम का भोजन जल्दी करना है। दूसरा, भोजन में घी मिलाकर लेना है। तीसरा, रात को सोते समय 1 चम्मच घी गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे क्या होगा, नसों की स्निग्धता बढ़ेगी, चिकनाई बढ़ेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगेगा। चौथा, जो सुबह सुबह आपके यहाँ अभी अभी मैंने देखा, सुबह सुबह जो व्यायाम चल रहा था, यानी कि हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना है लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, तेल की मसाज। आयुर्वेद कहता है कि घी अगर सेवन करेंगे तो 8 गुना फायदा करेगा, और अगर तेल त्वचा पर मलेंगे, मसाज करेंगे तो 8 गुना फायदा करेगा। तो घी का तो सेवन करना है आपको, और शुद्ध पीली सरसों के तेल की अपने पैरों पर, हाथों पर मसाज करनी है। अब गर्मियों का समय है, वैसे तो बरसात शुरू हो चुकी है, तो बरसात में तो हर दूसरे दिन आप पैरों की, हाथों की मसाज कर सकते हैं। तो मसाज करने से और घृत का सेवन करने से नसों की जो ब्लॉकेज है या नसों की जो सिकुड़न है वो दूर होगी, समस्या ठीक हो जाएगी। कितने बर्तन जोड़ लिए? सर, ब्लैडर में स्टोन रहने से क्या किया जा सकता है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई। आपकी डॉक्टर साहब, मेरे एंकल में जी सूजन है पिछले 4-5 महीने से। बीच में जी कम हो गया था, अभी फिर से हो गया है। जी लेफ्ट पैर में ज्यादा सूजन है, राइट में कम है। जी और ऐसे दबाइए तो वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सारे जी। हमने टेस्ट कराए, सारा सब कुछ नॉर्मल है। एक्सरसाइज, व्यायाम, इस तरह की चीजें कर रहे हैं आप? व्यायाम तो कुछ खास नहीं, बट वॉक अच्छा करता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर आप जल्दी लाभ मिलेगा। बस एक नियम, ये देखिए, शरीर में जब भी सूजन हो, सूजन का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी कि कहीं ना कहीं कोई संक्रमण हो रखा है।
जिसके कारण वो सूजन है। तो ये सूजन क्या करती है, उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शरीर सूजन पैदा कर देता है। तो संक्रमण को दूर करना, और ये संक्रमण क्यों हो रहा है, ये पित्त के कारण हो रहा है। एसिडिटी जब शरीर में होती है तो ये संक्रमण होता है। तो आपके शरीर में कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको भोजन आदि करते हैं तो जलन होती है, क्रोध अधिक आता है, इस तरह का व्यवहार तो नहीं है, जलन आदि शरीर में होना जलन तो विशेष नहीं, लेकिन मोशंस 3-4 बार जाना पड़ता है। जी जी जी। और शाम को भोजन कितने बजे कर रहे हैं? 7-7:30 बजे। इसे थोड़ा जल्दी कीजिए, और रात को सोते समय घी का सेवन करना है आपको। ठीक है, शाम को 6 बजे करीब भोजन कीजिए, रात को 9 बजे करीब 2 चम्मच घी का सेवन करें गुनगुने पानी के साथ। और सुबह के समय जहां पर सूजन है उस जगह आप नारियल तेल की मसाज करें थोड़ी देर, इससे आपको आराम मिलेगा। करके देखिए कुछ दिन। ये दूध रात को सोने से पहले पीते हैं, उसमें घी डाल सकते हैं? अभी होता क्या है, जब शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, वायु भी बिगड़ती है, तो इसलिए 1 सप्ताह के लिए या 3-4 दिन के लिए दूध छोड़ दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मुझे, आप शहर में रहते हैं तो जो दूध मिल रहा है वो देसी गाय का नहीं होगा, जिसके कारण वो ये तो अमूल की थैली लेते हैं। हाँ, हाँ, तो वो अभी 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और केवल शुद्ध घी कहीं से आप मंगाइए, शुद्ध घी वो लेना शुरू कीजिए। क्योंकि इन्फ्लेमेशन का सीधा शत्रु घी होता है। घी ही शरीर की सारी सूजन, शरीर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस, इन्हें ठीक करता है। तो डॉक्टर साहब, आपके प्रोडक्ट्स यहाँ गाजियाबाद दिल्ली में कैसे हम मिलेंगे? कुरियर से भेज सकते हैं। आप नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से आप नंबर ले लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। डॉक्टर धन्यवाद। साहब नंबर एक बार बता ही दीजिए ना आप। 9654, आप लिख लीजिए सभी सदस्य, 9654 99 2445। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 9654992445। डॉक्टर साहब, ये जो कंट्री डिलाइट का दूध आता है, इसका अगर हम घी बनाते हैं तो क्या वो प्योर होगा? कंट्री डिलाइट में मैंने जो देखा है वो 2 तरह के घी देते हैं, एक तो सामान्य घी और एक A2 घी। तो आप A2 घी मंगाइए और उसका घी बनाइए, उससे लाभ मिलेगा आपको। थैंक यू। गठिया आदरणीय गाय शांता तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी। डॉक्टर सर, हाँ। गठिया गाय के हाँ बारे में मैडम। बताइए। जी गठिया और मैडम। गाय तभी होता है जब हमारी मसल्स के, हमारी बोन्स और मसल्स के यहाँ पर जो चिकनापन है ये खत्म हो जाता है। तो वो खत्म जो हो हुआ, वो कैसे हुआ, गलत दिनचर्या के कारण। तो दिनचर्या बदल लीजिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा और यहाँ पर आकर जमा हो जाएगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कब बनेगा, जब शाम का भोजन जल्दी करेंगे, और बिगड़ेगा कब, जब शाम का भोजन लेट करेंगे। तो सबसे पहला नियम ये है शिव कुमार जी, आपको शाम का भोजन जल्दी करना है। दूसरा, यहाँ जहाँ जहाँ पेन है, दर्द है, वहाँ हर रोज पीली सरसों के तेल की मसाज करनी है, तो गुड चिकनाई शरीर में जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, रात को सोते समय शुद्ध घी का सेवन करना है, तो चिकनाई यहाँ पर भीतर से जाएगी भोजन के द्वारा। खट्टी चीजें, बासी चीजें और ठंडी चीजें शरीर की चिकनाई को शरीर से बाहर निकालती हैं। तो इनका सेवन बंद कर दीजिए, आपको आराम मिलने लगेगा। जी जी। आदरणीय शांता तनेजा जी, हाँ, नमस्कार ओम मैडम, आप ओम भी। सभी को, सभी ओम को जी। ओम। नमस्ते जी। पतंजलि परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको मिली हुई हूँ, बहुत ज्ञानी है, गुणी है। और बस मेरे भी एक दो छोटे छोटे, क्योंकि शायद सबको इसमें अच्छा लगे पूछना मेरा, कि एक तो जो आपने बोला घी में, रात को दूध लें, दूध में घी लें और या फिर पानी में लें, तो किस में बेटर रहता है? दूध अगर देसी गौ माता का है और शरीर में कोई समस्या नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो गाय के दूध के साथ घी महा अमृत है। और अगर बॉडी में अनेकों बीमारियां हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सुनीता जी लिख रही हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी है,
या लीवर फैटी है, या फिर आंतों की बहुत बड़ी समस्या है, या जॉइंट्स में पेन है, आर्थराइटिस है, तो फिर पानी में लीजिए, क्योंकि पानी के साथ गया हुआ घी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जहर को बाहर निकालता है और सही चीजों को शरीर में स्थापित करता है। और अगर डायबिटीज और मोटापा हो तो तो भी घी में, पानी के दूध साथ में ले लेना सकते हैं? है, पानी के साथ लेना है। जब ये पानी दोनों के लिए ठीक साथ ही हो लेना। जाएंगे, जब ये दोनों ठीक हो जाएंगे, तब दूध के साथ लीजिए। जी। ठीक है। और एक बात और, आपने अभी बताया कि पीली सरसों का इस्तेमाल करें, जी। तो पीली और ब्लैक सरसों में क्या कितना फर्क होता है, मतलब कि? आयुर्वेद में काली सरसों निषिद्ध है। उसका कारण ये है कि काली सरसों का तेल हमारे पेट के टेम्परेचर पर, यानी 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होता। तो पुराने समय में काली सरसों उगाया करते थे पशुओं के लिए। अब उसमें तेल अधिक निकलता है, तो लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया सरसों का तेल कहकर। और उससे क्या कच्ची हुआ? घानी का। हाँ, उससे। और झांझ, जिसमें जिन्हें झांझ चाहिए वो काली सरसों का खाते हैं। जबकि अब रिसर्च ये कहती है ये जो झांझ होती है ना सरसों में, ये विष है, ये नहीं होनी चाहिए। अब पीली सरसों में भी झांझ आती है, क्योंकि पीली सरसों जो बाजार में, ये हाइब्रिड है काली सरसों के साथ मिलाकर बनाते हैं। हम जो पीली सरसों यहाँ हरिद्वार में उगाते हैं, ये देसी पीली सरसों है और ये मीठी होती है। इसे आप पी सकते हैं, ना गले में लगेगी ना जीभ में लगेगी। तो इसका पीली मतलब सरसों, पीली खाना, खाना भी पीली सरसों के तेल से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल और पीली। मालिश करे तो काली से कर ले, जो मैंने अभी तक सुना है एक दो लोगों से या पढ़ा काली है। सरसों तो निषिद्ध है, पीली सरसों से ही मालिश के लिए भी? मसाज कीजिए। बिल्कुल। ओके। पीली ओके ओके। सरसों से ही मसाज कीजिए, पीली सरसों का ही सेवन कीजिए, लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। दूसरा, एक बार बात हुई थी, आपने कहा था कि जो घी कितना भी देसी घी पुराना हो तो खराब नहीं करता, रादर कई तो वो करते हैं। और जो आपका जो 3600 वाला 3800 वाला तेल है, जो आप बीच में काला काला कुछ नीचे मेडिकेटेड घी है दिखता है, तो वो कितने समय तक ठीक रह सकता है? घी जितना पुराना होता चला जाता है, उसके गुण बढ़ते चले जाते हैं। उसमें अपने आप में ही फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है। बस इसका ये चाहे है, वो मेडिकेटेड मेडिकेटेड ही क्यों ना हो। तो अगर मेडिकेटेड होगा तो मेडिसिन्स भी फर्मेंट होंगी। और मेडिसिन जब फर्मेंट होती हैं तो सारे आसव और आरिष्ट बनते हैं। जितने भी आसव हैं ये फर्मेंट होके बनते हैं। बस ये करना ये है कि अगर घी में से बदबू आने लगे तो एक बार फिर से पका लेना है, बस। पर मतलब वो खराब उसमें नहीं होता वो? खराब नहीं होता, कभी घी खराब नहीं होता। हमारे पास 10-10 साल पुराने घी रखे हुए हैं, जो हमने इस क्योंकि उम्मीद। एक बहन मेरे साथ लाई थी, उसने घी थोड़ा सा इस्तेमाल किया। अब वो ये कहती कि इसमें वो दवाइयों वाला वो आती है, मेरे मेरे हस्बैंड पीते नहीं है, मैं उनके लिए लाई थी। उनको नसों की प्रॉब्लम थी, जोड़ों का दर्द था, तो आपने बोला होगा ये ले लो। अस्तित्व। नसें वीक थी, हाँ हाँ, जी जी जोड़ों जी। का दर्द था, तो वो वाला घी लेके गई। 250 ग्राम जितना उसने यूज किया डिब्बा खोल के। और वो कहती है वो पीते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, पुराना है, खराब नहीं होता। चाहे आपको साल 6 महीने हो भी गया तो आप उसको शुरू करो। अगर खुद नहीं पी सकते तो बच्चों को दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, क्योंकि औषधियों की स्मेल तो आएगी, तो उसे भोजन में थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए। पर उसे अच्छा, दाल सेवन में, की, सब्जी में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में जाएगा। तो जी। उसको हिलाना है, जो नीचे काला हाँ, काले दवाइयां, उसको हिला हिला के ले वो। बिल्कुल हिला लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर हर्निया के साहब, बारे में आपका कुछ बहुत बहुत बताएं। धन्यवाद। हर्निया हर्निया के हर्निया, बारे में बताएं। हर्निया सबसे बड़ा कारण, या यूं कहूं एकमात्र कारण जो हर्निया का है, वो है खड़े होकर भोजन करना, खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर चाय पी, खड़े होकर कुछ भी खाओगे पियोगे, हर्निया होगा। जब भी हम खड़े होकर कुछ खाते हैं तो सीधा प्रेशर आंतों पर पड़ता है, तो होता है। दूसरा, इसका एक कारण और है। आप पहले समय में बेल्ट बांधते थे हम ना, अंगूछा नाड़ा या कुछ ना कुछ पेट पर हमेशा कसा रहता था। तो हम कोई भी मेहनत का काम करते थे तो पेट पर, आंतों पर जोर नहीं पड़ता था। आजकल हम बेल्ट भी बांधते हैं, तो वो नाभि से नीचे बांधते हैं। पहले समय की फिल्में देखिए, हीरो हीरोइन जो पैंट पहनते थे वो नाभि से ऊपर बांधते थे। तो हमने जो बेल्ट बांधनी छोड़ दी और खड़े खड़े भोजन करना शुरू कर दिया, इसी के कारण ये समस्या आती है।
तो बस दोनों चीज अपनाइए और ठीक हो जाएंगे। और किसी को अगर हो गया है हर्निया, तो एक नियम याद रखना, पीछे को झुकने वाले व्यायाम नहीं करने। ठीक करना चाहते हो तो आगे को झुकने वाले व्यायाम करने, इससे ठीक हो जाएगा। अन्य कोई प्रश्न? नमस्कार सर। आपने जो एक धनिया और वो बताया है सौंफ, वो एक गिलास में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और कितने दिन उसको पीना है? जब को आराम ना फील हो तब तक लेते रहिए। और ये 2-3 काम एक साथ करेगा, आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल करेगा, आंतों को भी ताकत देगा, वायु को भी नियंत्रित करेगा। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि पेट खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, वायु बिगड़ी रहती है, वो जीवन भर भी ले सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि कभी ना ले, दोनों ही सामान्य है। स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और बीमार भी ले सकता है। एक एक चम्मच रात को भिगो दीजिए, और सुबह 1 गिलास पानी में भिगोया हुआ है तो उसे पका के आधा पानी कर लीजिए, और फिर उसे छानकर उसमें घी मिला कर लीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अन्य कोई प्रश्न? डॉक्टर धन्यवाद साहब, उसमें सर। लौंग भी डाल सकते हैं? लौंग गर्म होती है, तो ये लौंग का और धनिया और सौंफ का जो लाभ है बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तो अभी हम एसिडिटी की और वायु की बात कर रहे हैं, और गर्मी की बात कर रहे हैं, तो सौंफ और धनिया अमृत है। जब सर्दियां आएंगी तो आप लौंग, काली मिर्च, बड़ी पीपली ये लेंगे तो कफ रोगों में लाभ मिलेगा उसका। अन्य कोई प्रश्न? सर एक क्वेश्चन है इनका, गॉल ब्लैडर का स्टोन के लिए। जी हाँ, गॉल ब्लैडर के लिए मैं बता देता हूँ। चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, या सिर में ट्यूमर हो, या फिर जगह जगह गांठें बन गई हो, या फिर किडनी में पथरी हो, या ओवरीज में सिस्ट हो, या फिर महिलाओं का गर्भाशय मोटा हो गया हो, अब विचार कीजिए हो क्या रहा है। ये हो क्या रहा है कि शरीर अपनी गंदगी को शरीर में जमा कर रहा है। सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? शरीर क्या कर रहा है, जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो पच नहीं रहा है। तो जो पच नहीं रहा है तो उसमें से 90% तो भोजन मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। बिना पचा हुआ भोजन, मल क्या है, वो जो वेस्टेज है शरीर की वो बाहर निकल गई, पसीने के द्वारा, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा वेस्टेज बाहर निकल गई। अब फिर भी कुछ वेस्ट शरीर में बचा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो ये लीवर पे जमा होता है, और लीवर से ही जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर। तो लीवर अपनी वेस्टेज गॉल ब्लैडर में डाल रहा है। तो याद रखना, जिसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, समझ लो उसका लीवर भी खराब है। तो इसलिए, और लीवर की ताकत क्या है, सुपाच्य भोजन। लीवर तभी खराब होगा जब आप रिफाइंड खाते हो, जब आप घटिया घी खाते हो, जब आप रोज रोज भारी भोजन करते हो, जब आप तला भुना खाते हो, जब आप जंक फूड खाते हो, जब आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हो, तभी लीवर खराब होगा। तो जिसे भी गोल ब्लैडर में पथरी है, बस वो एक काम करो, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, और शाम का भोजन सुपाच्य। शाम को 56 भोग नहीं, शाम को कोई भी ऐसी चीज नहीं जो जरा भी भारी हो, हल्की मूंग की दाल की खिचड़ी, 1 कप सब्जी का सूप, इस तरह की चीजें। शाम का भोजन जितना हल्का रखोगे उतनी जल्दी गॉल ब्लैडर की पथरी समाप्त हो जाएगी। अन्य कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, इनडाइजेशन की वजह से और ड्राइनेस की वजह से लोगों को ओल्ड एज में फिशर की बहुत शिकायत होती है। बिल्कुल फिशर बिल्कुल। हो जाता है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्या उसका प्रिवेंशन क्या है, या ऑलरेडी इलाज क्या ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, और आप खुद कारण बता चुके हैं कि ड्राइनेस के कारण होता है। तो फिर क्या है? करना है, अन्न की मात्रा थोड़ी कम करनी है, और अन्न का सेवन करें भी तो घी मिलाकर करें। स्पेशली मूंग की दाल की खिचड़ी ऐसे रोगों के लिए महाअमृत है, घी मिलाकर लेना है। यहाँ तक कि कभी कभी तो जब ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो शुद्ध तेल और घी गुदा द्वार के द्वारा भी शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है, आंतों को ड्राइनेस को दूर करने के लिए। तो ये भी एक इस बात का सूचक है कि आपके गलत भोजन के कारण ये ड्राइनेस हुई थी। तो जो व्यक्ति शुद्ध घी का सेवन करता है, सुपाच्य चीजों का सेवन करता है, उसे ये समस्याएं नहीं आती। तो शाम का भोजन जल्दी कीजिए, रात को सोते समय घी का सेवन कीजिए, अपने आप ये समस्या ठीक होने लगेगी।
नहीं, अगर अगर हो गया है तो उस समय तो आप तेल या घी एनएस के थ्रू तो डाल ही नहीं पाएंगे ना, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। जी जी जी। उसके तो लिए क्या कर सकते भोजन को ही बदलना होगा, और जब कोई चीज बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो औषधियां भी सेवन करनी पड़ती हैं। साथ में कुछ जैसे प्राणायाम है, गुदा द्वार की सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम,